नमस्कार, इलाहाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। चुनाव को 10 दिन बचे हैं और प्रचार को 8 दिन। और जैसे जैसे प्रचार का अभियान तेज जा रहा है, तेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्लाइमैक्स भी नजदीक आता दिख रहा है। और जैसे जैसे क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे नजर आता है एक त्रिकोणीय मुकाबला जो कि कड़ी टक्कर होने का सूचक है। इतना तो साफ है कि सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ अपने इस चुनावी प्रचार के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे पर तीखे और तेज तर्रार हमले लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन सब तीखे हमलों से क्या जनता के मुद्दे जो हैं किस तरह से नई चुनावी समीकरणों को बनाएंगे, जोड़ेंगे और मोड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मुद्दे को समझिए। सियासी रेस में नेता कौन होगा विजेता? किसकी होगी मात, किसे मिलेगा जनता का साथ? प्रचार में जुटे धुरंधर आखिर कौन बनेगा सिकंदर? इलाहाबाद का चुनावी महासंग्राम गलियों से गुजरते काफिले और जनसभाओं में उमड़ती भीड़ ने हल्के का सियासी तापमान बढ़ा दिया। रैलियों के शोर और चुनावी वादों के बीच लोग आखिर भरोसा किस पर करें, बड़ा सवाल है। विकास के दावों और बेहतरी के वादों की भरमार तो है, लेकिन सवाल खरे और खोटे का है। प्रत्याशी जहां गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच रहे हैं, वहीं मतदाता उनके मन तक पहुंचने की जुगत में है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कमान थामी है उनके भाई और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने। काफिला हल्के की इंच तक नाप चुका है और अहम और बहम की राजनीति खत्म करने का इससे बढ़िया मौका धरा हाथ में कभी दोबारा आना नहीं है। गोपाल कांडा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 30 वर्सेस 3 साल का उनका नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। अब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपा तो इन्हें सपोर्टर फ्री में थाने मिलने लग रहे हो तीसरो तो बनी बनाई सरकार और आपके द्वार ऐसा चांस नहीं मिलना अपन दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की जो सरकार है ऐ पे मोर लगाओ और गोविंद कांडा ने जिता गए और आपका काम करवाइयो भाई, बहुत काम होगा। और गोपाल के साथ है जेजेपी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला। डिप्टी सीएम के भाई इनेलो पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते। चौधरी देवीलाल का पड़पोता चंडीगढ़ में एक जिम्मेवार पद पे बैठा है, आपने बिठाया है और इस बात की जिम्मेवारी हमारी है कि गोविंद जी को आप यहां से जिता के भेजो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और साथ में चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे दादाजी, वो भी आपके अपने हैं। इनकी कुर्सियों के बीच में कुर्सी गोविंद जी की लगाने का काम हम करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा भी चुनावी प्रचार की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। काफिला है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। सभाओं में उमड़ती भीड़ और लोगों का जोश भावी जीत का ऐलान करता दिखाई पड़ता है। बहुत उत्साह है लोगों में, एक माहौल है इलाहाबाद हल्के में, माहौल है चेंज का और इलाहाबाद हल्के की जनता चाहती है कि चेंज हो। तो आने वाली 2 तारीख को बहुत बड़ा कमल खेलने जा रहा है। प्रचार के इस रण में गोविंद कांडा के साथ है कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। लोगों का बहुत बढ़िया मूड है। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी, इसी पार्टी को वोट देना चाहिए और क्योंकि गोविंद कांडा उम्मीदवार है तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। वहीं कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहती। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और विवेक बंसल ने भी पार्टी प्रत्याशी पवन बेनीवाल के लिए लोगों से वोट की अपील की। हमारे विकास था, जो किसान था, आज किसान की बर्बादी है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, आम आदमी का रसोई खर्च चलना मुश्किल हो गया और कर्मचारी सड़कों पर है। आज कोई भी खुश नहीं है सरकार। सिरसा में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी पवन बेनीवाल के लिए प्रचार किया। समझती हूँ सुनिश्चित तरीके से यही हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर एक वर्ग को जो है साथ रखकर जो है उनकी कानून बनाती है, सारा काम करती है। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। अब देखना बाकी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए बात करते हैं इस विषय पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे करवाऊं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी स्टूडियो से मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी भाजपा के प्रवक्ता अपना पक्ष रखेंगे
स्टूडियो से कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका जी मेरे साथ मौजूद हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता संदीप गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक एक इनिशियल कमेंट से। एक एक मिनट का समय सभी को दिया जाएगा और इस एक मिनट में अभी के हिसाब से अपनी अपनी पार्टियों के लिहाज से चुनावी समीकरण बनते कैसे देख रहे हैं आप लोग, सभी इस बात को पहले स्पष्ट करेंगे। शुरुआत में करता हूं खालिद चहलका जी आपसे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से पहुंचे, सामने नजर आए, इनिशियल कमेंट। देखिए, ये जो चुनाव जो हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे इस समय हरियाणा के अंदर हैं जो सरकार ने जन विरोधी कार्य इस समय किए हरियाणा के अंदर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसानों के लिए खेती की महंगाई हो, या किसानों के विरोध काले कानून हो, या फिर इस प्रदेश के कर्मचारी वर्ग हो। और सभी इन तीनों चारों वर्गों में प्रदेश के सभी लोग लगभग आ जाते हैं, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो। सरकार इन सभी मामलों में पिछड़ गई है। मैं समझता हूं कि इस समय ये प्रदेश एक मजबूत विपक्ष चाहता है, आने वाले कल की सरकार चाहता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार एक बेहतर मार्जिन से और बेहतर से सम्मान के साथ ऐलनाबाद से जीतकर हरियाणा विधानसभा में ऐलनाबाद की और हरियाणा की आवाज बुलंद करेगा। ठीक है, अजय गुलिया जी पहला कमेंट सर। दावा करें, लेकिन जो पार्टी पिछले 7-8 साल से अपना संगठन भी ना माना पाई हो, इतना कल है उस पार्टी के अंदर हो, वो पार्टी जीत का अगर दावा करे तो मुझे यहां तक खुद लगता है। देखिए, अंतिम निर्णय तो देखिए डेवलपमेंट के पक्ष में वोट करेंगे, वो गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे और ऐलानाबाद डेवलपमेंट कराने में योगदान उनका धन का होगा। ठीक है सर। संदीप गोयल जी आपके पास में आता हूं, ओपनिंग स्टेटमेंट सर। देखिए केशव जी, ये जो चुनाव है ये एक जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह किसानों का, किसान आंदोलन 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नशे के फैलाव के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और विश्वासघात जो यहां की जनता के साथ किया है गठबंधन की सरकार ने, उसके खिलाफ एक जनमत संग्रह होगा। ठीक है सर। प्रवीण अत्रे जी। उपचुनाव है, वो गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा जी का चुनाव रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और हमारे जो विरोधी दल है उनका एक खराब रॉकेट की तरह लगातार नीचे जा रहा है। यहाँ पे ऐलनाबाद की जनता इस बात को बेहतर महसूस कर रही है कि जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐलनाबाद की जनता भी चाहती है, क्योंकि इससे पहले वो जिनको मौका देते रहे उन्होंने ऐलनाबाद के लिए कुछ किया नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं गठबंधन के उम्मीदवार को जितवाए और इस विकास यात्रा में ऐलनाबादी सरकार के साथ हिस्सेदारी में आए। और इसी वजह से जो विकास का हमारा नारा है, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारी लड़ाई जो है विकास की लड़ाई भय से है, विकास की लड़ाई सामंतवाद से है और विकास की लड़ाई इस वक्त जिस तरह की कोशिशें ऐलनाबाद में होती रही हैं, इससे पहले जो भी उम्मीदवार ऐलनाबाद में से जीता उसने कभी ऐलनाबाद की तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्तमान परिस्थितियां इस तरह की हैं कि आज ऐलनाबाद की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। ठीक है सर। अशोक चौहान जी। केशव जी, देखेगा जो चुनाव हो रहा है इस परिस्थितियों विषम परिस्थितियां कहिएगा उसमें हो रहा है। कहीं किसान आंदोलन है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं क्या अदर्स अपना और प्रॉब्लम्स है। हर कोई जो है अपने इसमें लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह से ये मध्यवर्ती चुनाव जो है एक सीट पे जो है ये अपना जीता जाए। कोशिश में हर कोई लगाए और लगा भी रहना चाहिए। ये रूलिंग पार्टी है जजपा एंड भाजपा, वो अपना विकास के नाम पे कर रहे हैं। अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपना जो है कोई उसने काम नहीं किया। मैं ताजुब इसमें हूं कि वो फिर 11 बार कैसे इन्हें लोग वहां से जो हो गए, कैसे उनको जो है बार बार रिपीट करते रहे। इस तरह का जो होता है ये हालात जो है बहुत ही विषम परिस्थितियां गई है। और कैसे कहाँ ऊंट किस करवट बैठता है वो तो जो है मतदाता ही अपना आगे आने वाले टाइम निश्चित तौर पर ऐसा है, निश्चित तौर पर ऐसा है। मुद्दों पर आते हैं। प्रवीण अत्रे जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। आज की एक चुनावी जनसभा के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे थे
कि पहले इनेलो 1 हुआ करती थी, अब वो 0 पर आ गई है। उन्होंने एक आंकड़ा जो है वो जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो को केवल 1.8% वोट मिले थे, जिसमें से 1% वोट एलनाबाद ने दिया था और 0.8% वोट जो है वो पूरे बाकी प्रदेश ने दिया था। अब इस आंकड़े को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं सर, लेकिन एकदम विषम परिस्थितियों में भी जो पार्टी 1% वोट केवल एक विधानसभा सीट से ले आई हो, तो इसका मतलब वो गढ़ तो कह सकती है उसे, और आप कह रहे हैं कि हम उस गढ़ को ध्वस्त करेंगे, तो इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं केशव जी, देखिए होता क्या था, पहले एलनाबाद की जनता को एक झांसा दिया जाता था। एलनाबाद की जनता को यह कहा जाता था कि अगर आप मुझे जितवाएंगे तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, और इस वजह से एलनाबाद की जनता वोट करती थी। आज परिस्थिति क्या है, आज प्रदेश में गठबंधन की सरकार है और ये उपचुनाव है। एलनाबाद की जनता ये जानती है कि अगर वो जितवा भी दे तो होगा क्या, सरकार तो बनेगी नहीं, एक विधायक से सरकार नहीं बना करती। इसलिए आज की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि एलनाबाद की जनता ने बार बार मौका अवश्य दिया, जैसे अशोक जी भी कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन उस मौके को देके एलनाबाद की जनता ने पाया क्या, नाथू श्री चोपटा यहाँ पे एक छोटा कस्बा है, उसमें कभी बस अड्डा ही नहीं था। वर्तमान सरकार ने वहां पे बस अड्डा बनवाया। एलनाबाद के अंदर सेम की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो लगभग 14-15 गांव ऐसे हैं चोपटा ब्लॉक के जहां पे सेम की समस्या थी, कभी उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने 2017 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे इस इलाके, मलेका एक गांव है जहां पे जनसभा हुई थी। सुभाष बराला जी ने, क्योंकि वो समस्या फतेहाबाद के अंदर भी थी और वो समस्या एलनाबाद में भी थी, बराला जी ने विधानसभा में इस समस्या को उठाया, लेकिन एलनाबाद के विधायक ने नहीं उठाया, और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके बाकायदा उस समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार की और वो अब उसके ऊपर काम चल रहा है। 98 करोड़ की वो योजना है। सबसे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताता हूं आपको, इस इलाके के अंदर अगर हम बिजली की बात करें खास तौर पे, 7 नए सब स्टेशन वर्तमान सरकार ने बनाए हैं, लगभग 362 नए ट्रांसफार्मर वर्तमान सरकार ने लगाए हैं यहाँ पे। तो जहां पे बार बार विधायक चुनने के बावजूद इस तरह के कामों की कमी महसूस होती रही। आपको एक उदाहरण और देता हूं, इस हलके में गांव है कुत्तावट, वहां पे घग्गर नदी पे पुल की जो मांग थी जनता की पिछले कई सालों से थी, किसी भी सरकार ने उस मांग पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ के विधायक ने कभी उस विषय के ऊपर विधानसभा में वो मामला भी नहीं उठाया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस बाकायदा योजना को मंजूर किया और वो योजना मंजूर होकर और उससे जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से विषय हैं। अगर मैं ग्राम सचिवालय की बात करता हूँ, इस इलाके के अंदर ग्राम सचिवालय 32 किसने बनवाए, वर्तमान सरकार ने। अगर मैं बात करूं केंद्र की योजनाओं की, तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस क्षेत्र के अंदर अंडरपास की बहुत बड़ी जरूरत थी। लगातार लोग इस बात को मानते थे। अब मैं NH9 है, NH9 से 4 अंडरपास वर्तमान सरकार ने मंजूर करवाए हैं, 58 करोड़ रुपए की वो योजना मंजूर हुई है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी इस क्षेत्र की, जिसके ऊपर ना तो विधायक जी ने कभी ध्यान दिया, क्योंकि विधायक जी ने कभी इस इलाके की बात विधानसभा में नहीं उठाई और ना ही किसी दूसरी राजनीतिक दल या दूसरी सरकारों ने दिया। तो जब इस तरह के विषय हो तो स्वाभाविक है कि एलनाबाद की जनता गोविंद कांडा जी को चुनेगी, क्योंकि वो जानती है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ, तो सरकार में हिस्सेदारी होती है। ठीक है सर। संदीप जी से मैं जवाब लेता हूं इस बात का। संदीप जी, आपने पूरा जो प्रवीण जी ने कहा वो सुना, और उन्होंने कहा यह था कि पहले जनता जो है वो इस झांसे में फंस जाती थी कि अगर हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जनता के सामने इस बार का कंसेप्ट क्लियर है। संदीप जी। देखिए केशव, जनता सब जानती है झांसाराम कौन है, जुमलेबाज कौन है, कौन 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे, कौन 15 लाख रुपए आपको देने की बात करते थे, कौन लोग आपके इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा विकास कार्य करने का वायदा करते थे। बड़ा ताज्जुब होता है भाजपा के प्रवक्ता से यह बात सुनकर कि अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद की किसी समस्या का सदन के अंदर मुद्दा नहीं उठाया। शायद इनका ज्ञान बहुत छोटा है, या फिर इन्होंने अपने बुद्धि के द्वार बंद कर लिए, ज्ञान बांटना नहीं चाहते। सदन की विधानसभा की प्रक्रिया रिटर्न में होती है, विधानसभा की कार्रवाई में जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं कि एलनाबाद के हर मुद्दे को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने सदन के अंदर प्राथमिकता के साथ एक विधायक के नाते उठाया, और उसके साथ साथ
प्रदेश के विभिन्न प्रकार के मुद्दों को भी जोरदार तरीके से आज किसी ने उठाया विधानसभा के अंदर। ये पूरा प्रदेश जानता है कि केवल और केवल अभय सिंह चौटाला की एक आवाज सदन के अंदर गूंजती थी। जो लोगों के इलाके के अंदर जो समस्याएं उठ रही हैं उसकी एक प्रकार से जनता को दिखती थी कि यह भी एक गंभीर मुद्दा है। तो मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा। जिस प्रकार के विकास कार्यों की बात करते हैं, तो अगर इतने ज्यादा ही विकास कार्यों के दम पर ये अपना चुनाव लड़ने का वायदा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो इन्हें अपनी ही पार्टी का प्रत्याशी क्यों नहीं मिला? जितना इन्हें जननायक जनता पार्टी के ऊपर अपना एक प्रकार से अलायंस है, उसकी पार्टी से भी इनको उम्मीदवार नहीं मिला। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। इन लोगों के पास तो लोगों के बीच में जाने के लिए अपना प्रत्याशी नहीं है। ये इस प्रकार से लोग छुपे घूमते हैं आर्मी के सुरक्षा कवच के अंदर, सीआरपीएफ के सुरक्षा कवच के अंदर, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर। इनको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर इतने विकास कार्य इन लोगों ने किए होते तो लोग इनका आदर मान रखते, बहुत बढ़ चढ़ के सम्मान करते। इनकी तरह नहीं कि लोग आए आपका विरोध कर रहे हैं। संदीप जी, कौन नहीं घुसने दे रहा है गांव में? लोगों को, चाहे वो पत्रकार हो, अगर कोई सवाल पूछते तो सवाल पूछते। संदीप जी, कौन नहीं घुसने दे रहा गांव में? गांववासी ही नहीं घुसने दे रहे। इनको डेली आप सोशल मीडिया के ऊपर गांववासी इलाके के लोग ही नहीं घुसने दे रहे इनको। वो इनको इस प्रकार से इनको अपनी एक प्रकार से बख्तरबंदी करके चलनी पड़ती है। 10-10 गाड़ियां सीआई अर्धसैनिक बल की, पुलिस बल की। मुझे ये लगता है कि ये चुनाव एक प्रकार से बहुत बड़ा जनमत संग्रह है। जनता की आवाज गांव के लोग तो सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से आकर हमारे गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा विचित्र लगता है जब गांव, एक कागदाना गांव के अंदर जनसभा करते हैं। कागदाना गांव में जनसभा करते हैं और मंच पर जितने लोग बैठे हैं उससे आधे लोग सामने कुर्सियों पर बैठे हैं और उससे ज्यादा लोग उसी गांव की छतों के ऊपर खड़े होकर विरोध करते हैं। अगर वो गांव के नहीं है तो उनको आपके घर क्या बाहर का आदमी आपके घर की छत के ऊपर खड़ा होकर विरोध कर देगा? वो गांव के ही लोग हैं, तभी तो उसी गांव वासियों के लोगों के घरों के ऊपर खड़े होकर भाजपा की जनसभा का विरोध कर रहे थे। तो ये तो बड़ा एक प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। ठीक है संदीप जी, वैसे ये काव्यात्मक रूप से आंकड़े आपने भले ही ठीक दे दिए, लेकिन आंकड़े ऐसे हैं नहीं। ठीक ठाक भीड़ थी वहां पर। ठीक है, मैं प्रवीण जी के पास आता हूं, फिर मैं खालिद भाई के पास आऊंगा। प्रवीण जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं खालिद जी के पास आता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे हैरानी होती है। हालांकि एनएलडी के मित्र ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी प्रवक्ता के दिमाग के दरवाजे बंद है। मैं मान लेता हूं कि मेरे दरवाजे बंद है। भाई आप गिनवा दो, आप बता दो कि विधानसभा में किस दिन अभय सिंह ने एलनाबाद की किसी समस्या को उठाया था। आप बताओगे तो जनता भी सुन लेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो सेम की समस्या थी वो भी एलनाबाद के लिए अभय सिंह जी ने नहीं उठाई थी, वो भी सुभाष बरावे जी ने उठाई थी। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ। बता दीजिए किस दिन क्या उठाया था। ठीक है संदीप जी। केशव जी, सवाल तो मैं इनका नहीं ज्यादा पूरा सुन पाया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। इनका सवाल सर ये है कि आपने जो कहा था कि भाजपा प्रवक्ताओं के दिमाग के दरवाजे बंद है, तो वो कह रहे हैं कि मैं मान लेता हूं कि मेरे दिमाग के दरवाजे बंद है, तो मैं अगर मुद्दे नहीं बता पा रहा हूं तो आप मुद्दे बता दीजिए जो अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में उठाए हैं। मुझे तो अब भी ताज्जुब होता है केशव जी कि आपके आगे अपनी बुद्धि का, अपना ज्ञान की कमी को एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन रेज करते हैं। अभय सिंह चौटाला जी ने सदन के अंदर कहा। संदीप जी आप बताइए, आप बताइए ना संदीप जी। अरे चुप रहिए भाई, ठीक है। अरे चुप तो रहिए। प्रवीण जी वो बता रहे हैं, वो मुद्दे ही बता रहे हैं। संदीप जी बताइए। में बोलना है तो मैं भी बोल दूंगा। ठीक है संदीप जी बताइए। सुन ले प्रवीण अत्रे, सुन ले, मैं बता रहा हूं। तो एक केशव जी, इनको शायद अभी भी ज्ञान नहीं है कि अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा सदन के अंदर यह उठाया कि आपकी पार्टी का एक जो प्रत्याशी पहले होता था पवन बेनीवाल, वो अब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। उसने इलाके के अंदर एक नशे का कारोबार बिठा रखा है। नशे का संरक्षण सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात उठाई। अभी ये बात एडमिट करें कि ये नहीं थी या नहीं थी, ये भी कार्यवाही के अंदर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है क्योंकि इनको इलाके नहीं सर, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रही। ये कह रहे हैं कि एलनाबाद के विकास के लिए क्या कुछ मुद्दे उठाए। भाई उनका सवाल, संदीप जी कोई बात नहीं, आपका टेक्निकल फॉल्ट था, मैं सवाल को स्पष्ट कर देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या विकास की परियोजनाएं एलनाबाद में लेकर आए विधानसभा से, वो ये पूछ रहे हैं सर। तो वही मैं बता रहा हूं आपको। विधानसभा के अंदर विकास की परियोजना के साथ समस्या जो लोकल इश्यू है, उसके अंदर सेम की समस्या का इश्यू था। हमने वहां का जो खराबा है फसलों का, उनका इश्यू उठाया। इन्होंने किया क्या?
इन्होंने हर बार अपने कान बंद के रखे, आंख बंद करके रखी और एक प्रकार से लूटपाट मचा के ठीक है, एक मुद्दा सेम का हो गया, एक मुद्दा सेम का आपने गिनवा दिया सर। ट्रेनों की सफाई न होने की वजह से सेम का मुद्दा भटक गया। ठीक है, आपने इलाके के अंदर किसी प्रकार की कोई ना तो अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की भर्तियां की, वो आप नहीं कर पाए, तो आप अस्पताल बना पाए, ये अनेकों ऐसे मुद्दे। ठीक है सर, गिनाऊंगा ठीक है सर, चैनल के ऊपर। ठीक है सर ना, 3 4 5 की अपेक्षा तो मैं आपसे कर रहा था, पर कोई बात नहीं, 2 में भी काम चला लूंगा मैं। खालिद चहलका जी, मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। और भी गेस्ट है सर, और भी गेस्ट है सर, और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। खालिद जी के पास में आता हूं। खालिद जी, उन्होंने मुद्दे गिनवाए तो नशे का कारोबार आपके ऊपर फोड़ दिया। रुकिए। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज फिर से इस बात को कहता हूं कि ये जो 2 पार्टियों से चुनाव अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी, ये सारे के सारे वो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा केशव जी, जो एक साथ सरकार में काम कर चुके हैं, लेकिन सत्ता की लालसा देखिए किस तरह से एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। देखो अमूमन होता क्या है केशव जी, अमूमन होता क्या है, अगर सरकार भाई कैंडिडेट तो आपके भी कर चुके हैं। आप सुनिए मेरी बात, मैं सारी भी चीज का जवाब देने वाला हूं। आप अपने को भी तो सर्कल में डाल लीजिए। मैं अपने में नहीं डालूंगा ना, मैं अपनी बात दूंगा, अगर आप सुन तो मैं बोलना। आपकी मेरी बात सुन रही है सर, मेरी बात सुन लीजिए ना पूरी। चलिए ठीक है, देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अमूमन होता क्या है, देखिए केशव भाई, अगर सरकार की नीति नियत और ठीक होते हैं तो अमूमन जो उपचुनाव होते हैं, चौहान साहब भी इस बात को मानेंगे कि वो सरकार के फेवर में जाते हैं अमूमन, अगर सरकार की नीति नियत तो ठीक हो तो, नियत सही हो तो। लेकिन जब बड़ौदा का चुनाव हुआ तो सरकार ने अपने सभी हथकंडे अपनाए। अभी हम थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम के शुरुआत से पहले दिग्विजय सिंह जी को सुन रहे थे, जो जेजेपी के नेता हैं, वो किस तरह से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के उसके पुल बांध रहे तारीफों के। और हमको वो भी याद है आज से 2 साल पहले का, जो खुले मन से ये कहते थे कि उसको वोट देंगे क्या, जिन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई हैं। ये चेहरा बदलकर भेष बदलकर लोग आ जा रहे हैं। जो पवन बेनीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, आप सुनिए, पवन बेनीवाल जी 7 साल भाजपा के साथ रहे, 7 साल भाजपा के साथ रहे, उन्होंने एक बार चुनाव लड़ लिया। ये ठीक बात है, उनको 7 साल में जितना सरकार ने, पूरे 7 साल में जितना सरकार ने उनकी एड़ियां घिसवाई, जितने उनको चक्कर लगाए, जिनको उनको वादे किए, जितने झांसे दिए। अभी झांसे की बात कर रहे थे परवीन अत्रे साहब, परवीन अत्रे जी, झांसे आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने इस हरियाणा को दिए हैं और उसका जवाब आपको मिला। बड़ौदा में आपने सारे साम दाम दंड भेद सारे हथियार अपनाए बड़ौदा में, लेकिन आप वो चुनाव नहीं जीत सके क्योंकि आपकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। उस समय तो क्या था, उस समय केशव जी किसान आंदोलन का वो नहीं था। अब इसमें ऐड क्या हो गया है, किसान आंदोलन ऐड हो गया है। उसके बाद और क्या क्या हुआ है, डीजल की बढ़ी हुई कीमतें ऐड हो गई हैं। उसके बाद और क्या हुआ है, इस प्रदेश का बेरोजगारी में नीचे चला जाना ऐड हुआ है। इस प्रदेश में कर्मचारियों की असंतुष्टि ऐड हुई है। इस प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जांचती, उनकी फसलों को नालियों में बहाया जाना। आप देख रहे हैं एमएसपी आप क्या देते हैं, आपने प्रति हेक्टेयर लगभग 20 से 25 हजार का खर्चा किसान का बढ़ा दिया और आप क्या देते हैं साल में 2 से 4% की एमएसपी। तो किसान जो है ना, किसान को इतना बावड़ा मत समझिए। और ये अफसोस होता है कि भाजपा तो ये कहती है कि हम विकास देंगे, विकास में उसको धारा में लगाएंगे। एक तरफ दावा भाजपा का ये है कि सब्जी भाजपा कहती है, भाजपा और जेजेपी कहती है, 1 मिनट सुन लीजिए, भाजपा और जेजेपी कहती है कि हम एक साथ समान विकास करते हैं 90 विधानसभाओं का। लेकिन जब वो चुनाव होता है, जैसा अभी उनकी सरकार में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम उनको विकास में साथ लेंगे। तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 90 विधानसभा को साथ नहीं ले रहे, जो हमको प्रतिनिधित्व दे रहा है या हमको विधायक चुनकर दे रहा है, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। और अगर आईएनएलडी आज भी विकास की बात करती है, तो आईएनएलडी के लोगों को तो सोचना चाहिए कि नहीं, वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं। इतनी खालिद भाई रहती है एनएलडी की प्रदेश में, आज भी अगर वहां विकास मुद्दा है इस समय हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा है, इस समय हरियाणा में किसानों के साथ जास्ती मुद्दा है, इस समय डीजल पेट्रोल की कीमतें मुद्दा है, इस समय हरियाणा के अंदर कर्मचारियों की दुर्गति, ये मुद्दे आप कहें जिनको आपको जवाब देना ही पड़ेगा हरियाणा। ठीक है गुलिया साहब, आता हूं सर, मैं गुलिया जी के पास आता हूं, फिर मैं प्रवीण जी के पास आऊंगा, फिर संदीप जी के पास आऊंगा। गुलिया साहब, देखिए केशव भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी क्या है, बाजरे का क्या भाव है राजस्थान के अंदर, क्या डीजल 40 राजस्थान में या पंजाब में, ये जो तो आप ये उत्तराखंड नहीं, आपके बीच में नहीं बोला अजय गुलिया साहब, एक मिनट भाई केशव भाई मुझे बोलने दीजिए। अजय गुलिया साहब सुनिए, अजय गुलिया साहब, ये जो आप हरियाणा के साथ, आप हरियाणा के साथ जो कर रहे हैं, आप हरियाणा के साथ जो कर रहे हैं,
खालिद भाई सुनिए, अगर राजस्थान में खालिद भाई सुनिए, उसी का जवाब देने वाला। ठीक है सर, ठीक है खालिद भाई, सर में दर्द हो रहा है और अंगूठे में, अंगूठे में आज हरियाणा की और हरियाणा में ऐलनाबाद की बात हो रही है। ठीक है सर, खालिद भाई, ठीक है सर, मैं ले रहा हूँ, मैं जवाब ले रहा हूँ सर, मैं जवाब ले रहा हूँ, सर मैं जवाब ले रहा हूँ, जिसके आपके बहुत सारे चेहरे हरियाणा के चुका है। तीसरे नंबर पे आएगा। मैंने तो सब कुछ नहीं कहा, आप मेरे बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? आपके वो सभी आपके नेताओं के वो भाषण, वो वीडियोज अभी डिलीट नहीं हुए हैं, उनको देख लीजिए और आईना देख लीजिए खुद से, आईना भी देखा करिए। ठीक है सर, सोचेगा आईना भी देखा करिए। हजारों सिखों की हत्या करवाने वालों को वोट देगा क्या? सिखों की सरेआम हत्या करवाने वालों को वोट देगा क्या? सरेआम लोगों को गोलियां चलवाने वालों को वोट देगा क्या? इमरजेंसी के अंदर लाखों लोगों को जबरदस्ती जेलों में घुसना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ऐसे लोगों को वोट देगा ये देश? किसको वोट देगा ये? ठीक है गुलिया साहब, ठीक है सर, मैं 47 में नहीं जा रहा, मैं 21वीं सदी में हूं सर, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। प्रवीण जी आपके पास मैं आता हूं। न्यूयॉर्क की बात करते हैं, राजस्थान की कोर्ट। ठीक है सर, ठीक है, हरियाणा की बात मत करिए, सरसा की बात मत करिए। ठीक है खालिद भाई सुन लेते हैं, खालिद भाई एक दूसरे को सुन लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास पूरा समय। अजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रवीण जी के पास आ रहा हूं। मैं लोगों के बीच में ले जाऊंगा। कहां भाग गए थे वो? ये आप सिर्फ और सिर्फ भाषण देने का काम कर रहे हैं। जो राजनीति आपको मान्यता की वोट देने का काम करते हैं, लोगों को हितों की। आप राजस्थान में क्या भाव दे रहे हैं, चर्चा करें उस पर। आप पंजाब में क्या भाव दे रहे हैं? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज के साथ क्या कहता हूं कि सबसे ज्यादा फसलें हिंदुस्तान में एमएसपी से अगर कहीं खरीदी जा रही है तो हरियाणा प्रदेश में खरीदी जा रही है। जब हरियाणा प्रदेश के किसानों में डायरेक्ट पैसे गए तो चिल्लाए थे। अब तो वो स्कीम पंजाब में लागू करनी पड़ी। जब लोगों ने कहा कि स्कीम से लोगों को, किसानों को सीधा फायदा हो रहा है, तो वो लागू करनी ना पंजाब में। आप कुछ भी वाहियात बातें आप डिबेट पर बैठ एक बार भी फैक्ट पर, फिगर्स पर आप बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप धर्म की राजनीति करेंगे, आप जातियों की राजनीति करेंगे, इसके अलावा डेवलपमेंट की राजनीति। ठीक है सर, मैं प्रवीण जी के पास आता हूँ। ठीक है अजय गुलिया जी, मैं प्रवीण जी के पास आ रहा हूँ। प्रवीण जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव, ऐसा है, मैंने जिस वक्त आईएनएलडी के प्रवक्ता से ये सवाल किया था कि भाई आप ही बता दीजिए कि अभय सिंह ने कौन सी ऐसे मुद्दे थे जो विधानसभा में उठाए। उन्होंने दो का जिक्र किया। उन्होंने एक मुद्दे का जिक्र किया सेम की समस्या, जबकि ये फकबजूद है। 2017 विधानसभा सत्र की प्रोसीडिंग निकलवा लीजिए, जहां पे ये विषय भी सुभाष बराला जी ने उठाया था। और वजह ये थी कि ये जो समस्या है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और ऐलनाबाद, इन दोनों क्षेत्रों में ये समस्या है। ऐलनाबाद के लगभग 14 गांव है जिनमें ये समस्या है। इसी तरह से कुछ गांव से फतेहाबाद के। अभय सिंह जी तो इस समस्या पे बोले नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फसलों के खराबे का विषय उन्होंने विधानसभा में उठाया था। अब सच्चाई सुनिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब सफेद मक्खी से कपास के नुकसान का मुआवजा इसी क्षेत्र का था 130 करोड़ रुपए जो हुड्डा साहब देके नहीं गए। वो मुआवजा भी वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद दिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईएनएलडी के प्रवक्ता मेरी बात सुन रहे हो तो नोट करें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जिला सिरसा के अंदर सरकार ने 1041 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पे दिया, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। राजस्थान इससे लगता है, कुछ एरिया में जाके पंजाब लगता है। एक तरफ पंजाब में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, और वहां का किसान अपना बाजरा लेके आता है क्षेत्र में बेचने। क्यों? क्योंकि वहां पे किसान का बाजरा ना तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में खरीदती है और ना ही राजस्थान में खरीदती है। हरियाणा सरकार जो है वो तो किसान का बाजरा यहाँ पे खरीदता है। दूसरी जो यहाँ पे सरसों की खेती होती है, आईएनएलडी के प्रवक्ता से सवाल पूछता हूं कि आप लगभग 6 साल सत्ता में रहे, मुझे वो साल बताइए, 2000 में आपने किसान का कितना बाजरा खरीदा? मित्र से उम्मीद करूंगा या बता के जाएंगे। 2001 में कितना खरीदा? बता के जाएंगे। 2 में कितना खरीदा? बता के जाएंगे। अगर कभी खरीदा हो
तो इसलिए किसान हितैषी होने की बातें तो बहुत की, लेकिन किसान के लिए किया कुछ नहीं। अभी मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे गांव है शेरावाली, वहां पे तेल पे पानी वर्तमान सरकार ने पहुंचाया है, जबकि ऐलनाबाद की जनता ने बार बार इन लोगों को मौका दिया, लेकिन ये तेल तक पानी तक नहीं पहुंचा सके। यहाँ की सड़कों की स्थिति ऐसी थी केशव भाई कि वर्तमान सरकार ने पीडब्ल्यूडी के जरिए लगभग 300 किलोमीटर सड़कों का जो सुधारीकरण किया, 32 किलोमीटर की सड़कें चौड़ी की, और जो यहाँ पे सड़कें, ये तो वर्तमान सरकार को आगे करना पड़ा। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, कभी काम नहीं किया। अभय सिंह यहाँ से विधायक बनते रहे, कभी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ, क्योंकि विधानसभा के अंदर वो दूसरी बातें बहुत करते रहे, हरियाणा के हर विषय के ऊपर बात करते रहे, लेकिन एक समय तो ऐसा था, एक समय तो ऐसा था ना, एक समय तो अत्रे जी सुनिए, अत्रे जी बात सुनिए मेरी, अत्रे जी एक मिनट, अत्रे जी बात सुनिए, सुनिए तो सही, बारी में नहीं, बारी की बात नहीं है। परवीन जी सुनिए, परवीन जी सुनिए, परवीन जी सुनिए, परवीन जी सुन लीजिए, नहीं, परवीन जी सुन लीजिए ना, परवीन जी सुन लीजिए ना, सुनने में बड़ा तकलीफ होती है आपको। अरे एक दौर ऐसा भी था, आप एनएलडी के साथ सरकार चला रहे थे इस प्रदेश के अंदर, तो उस समय का कौन जवाब देगा? उस समय का कौन जवाब देगा हरियाणा का? जब आप इस प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, उस समय क्या जवाब कौन देगा हरियाणा को? आप बताइए, क्या उस समय ऐलनाबाद हरियाणा का हिस्सा नहीं था क्या? उस समय ऐलनाबाद हरियाणा का हिस्सा नहीं था? जब आप लोग मिलकर, परवीन जी जब आप लोग मिलकर एनएलडी के साथ इस प्रदेश में सरकार चला रहे थे, उस समय के दिनों का हिसाब कौन देगा हरियाणा को? आपका विकास कभी शुरू होगा, आपका विकास कब शुरू होगा? ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है खालिद भाई, मैं पूछ लेता हूँ उनसे। प्रवीण जी वो ये कह रहे हैं कि जब आप आईएनएलडी के जो मुद्दे गिनवा रहे हैं, आपकी सरकार में भी साझेदारी थी, इनका ये बात कहना है। देखिए, अब यहाँ पे 2 विषय आ जाते हैं जिस बारे में खालिद भाई बात कर रहे हैं। खालिद भाई को इन चीजों के बारे में शायद जानकारी नहीं है। जब इनकी पंजाब की कांग्रेस सरकार कैप्टन अमरिंदर ने जल समझौते रद्द किए थे, तब हमारे विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, तब हम बाद में सरकार में नहीं थे। हम वो हैं जिन्होंने पानी के लिए हरियाणा के हक की लड़ी है, इस्तीफे दिए थे, सदस्यता छोड़ दी थी। आप उंगली कटवा के सीट बनने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, अभी खालिद भाई यहाँ पे पुराने बयान का जिक्र कर रहे थे, जो खालिद भाई को याद दिला देता हूँ कि पार्लियामेंट चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली रखी थी 2019 के चुनाव से पहले रोहतक। आपसे ये पूछा ना परवीन जी सुनिए, आपसे ये पूछा कि आपके साथ जब सत्ता में भागीदारी थी, आपके साथ सत्ता में भागीदारी थी, एलएनडी के साथ आप सत्ता में थे, तो उस समय क्या ऐलनाबाद हरियाणा का हिस्सा नहीं था क्या? आप ये बता दीजिए, जब आप बात करते हैं, आपसे हरियाणा की बात करते हैं, सरसा की बात करते हैं, ऐलनाबाद की, आप कहाँ पहुंच जाते हैं? न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में रहते हैं हमेशा आपके लोग और आपकी सरकार। आपको हरियाणा में चुनाव हो रहा है, हरियाणा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हरियाणा की बात करिए, हरियाणा की बात करिए। ठीक है खालिद भाई, वो हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं सर, वो हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, सीधे मुद्दे का सीधा जवाब सर, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बयान बोल रहे हैं। सीधे मुद्दे का सीधा जवाब दीजिए कि जब आप आईएनडी के साथ खालिद भाई, वो हरियाणा में नहीं था क्या? वो आपको भूपेंद्र हरियाणा में नहीं था क्या? वो आपको भूपेंद्र हुड्डा का ही बयान बता रहे हैं। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 के चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में रैली रखी थी, और हुड्डा ने स्टेज से ये कहा था, ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही। तो आपने हुड्डा साहब से क्यों नहीं पूछा कि हुड्डा साहब ये कांग्रेस जो पहले वाली नहीं रही, आपने ही कहा था? और दूसरी बात, इनको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस की रिवायत तो कांटे निकालने की है चुनाव से। मुझे ये बता दीजिए, निकालने आए हैं, नहीं आप सुनिए, निकाल के जाएंगे। आप सुनिए, ये जो चीज है ना, ये समझ लीजिए, ये जो आपकी भाषा है, या आपके कमेंट्स है, या आपका जवाब है, ये हरियाणा के लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, ना ही इस सवाल का जवाब है। ये खाली जो आपका जो पार्टी का मानसिकता है ना, आपकी पार्टी की जो मानसिकता है, उसके हिसाब से आपका दिमाग काम कर रहा है। आप जुमले छोड़ रहे हैं, कहीं से उठा के कहीं लाके छोड़ देते हैं, बात को कहीं से उठा के कहीं लाके छोड़ देते हैं। आप जवाब ये दीजिए कि जब आप आईएनडी के साथ सरकार में थे, तो उस समय उस ऐलनाबाद का विकास क्यों नहीं हुआ?
जब इस प्रदेश के अंदर 40 साल आरजेडी की सरकार थी तब विकास क्यों नहीं हुआ? जब आप उनके साथ एक साथ बैठे थे गाड़ी के अंदर, जब आप उस सवारी के अंदर बैठे थे, सरकार की गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो क्या हुआ था उस समय? आप ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं संदीप जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है खालिद भाई, ठीक है खालिद भाई, ठीक है खालिद भाई, ठीक है खालिद भाई, क्या समझता हूँ कि वो आपका नाम, उनको आपका नाम लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है खालिद भाई, आपने खालिद भाई, केशव भाई, कहाँ बुला लेते हैं ऐसे लोगों? ठीक है सर, कोई बात नहीं, पता चलता कैसे होती है। मैं आता हूं प्रवीण जी, मैं आता हूं, मैं संदीप जी के पास आता हूं। नहीं खालिद भाई ऐसे बीच में नहीं, मैं, आप नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है, हमें कंक्लूसिव मोड पे पहुंचेंगे, लेकिन जिसके जो भी मुद्दे हैं वो नोट कर लीजिए। जब जवाब आए, आप सबसे ज्यादा तो मैं नोट करके बैठा हूं यहां पर, प्लीज। आज मैं संदीप जी के पास आता हूं। संदीप गोयल जी, रखिए अपनी बात। जी देखिए केशव जी, बड़ा ताज्जुब होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लगभग 1 साल पहले आईएनएलडी के प्रवक्ता थे, तो अभय सिंह चौटाला के बड़े गीत गाते थे, इनेलो की सरकार का गुणगान करते थे। हो सकता है पार्टी लाइन खरीद की अपनी बिजनेस मतलब मजबूरियां हैं जो आज इस प्रकार की बयान कर रहे। बात आई बाजरा की, इन्होंने कहा कि चौटाला साहब की सरकार में बाजरा नहीं खरीदा गया। आप इनसे ये पूछिए, मैं उत्तर नहीं दूंगा केशव जी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये जननायक जनता पार्टी के जो गुलिया साहब है, इनसे पूछ लें कि इनके ऊपर आरोप लगा दे जब आप इनेलो में थे आप लोगों ने बाजरा नहीं खरीदा। यही गुलिया साहब टीवी चैनल पे कहते थे कि ये चौटाला साहब की सरकार में एक दाना खरीदा गया। तो ये उन्हीं से ही पूछ ले, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। बात आई अभी तो लोग दल में आप हैं सर, वो तो कुनबा छोड़कर चले गए, को हराने के लिए वो तो कुनबा छोड़कर चले गए ना। अब जो कुनबे का बड़ा बूढ़ा बचा है, मैं तो उससे जवाब दूंगा सर। वही इलाहाबाद की जनता को ऐसे चुपचाप तो नहीं छोड़ सकते। उन्होंने सवाल पूछा, जवाब इससे एक बात साबित होती है, एक बात इससे साबित होती है कि आईएनएलडी बीजेपी केशव जी, मैं उत्तर तो देने दोगे? नहीं कर रहे। बाजरा का जो है, बाजरा की जो खरीद है, बाजरा की खरीद, अरे केशव जी बीच में या तो मुझे भी इतना मौका दीजिए जितना भाजपा को मिला। मैं बड़ा पूरा मौका दे रहा हूं, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। पेशेंस से मैंने सुना है। जी बोलिए, समय दीजिए। हाँ तो केशव जी आप ये देखिए, बाजरा की बात आई तो आज क्या परिस्थिति है कि सरकार ने बाजरा खरीद से मना कर दिया। 600 रुपए का भावांतर छोड़कर उन्होंने बाजरे की खुली लूट मचाने को छोड़ दी। आज बाजरा 1100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, एमएसपी का भाव 2250 है। कहां गए वो लोग जो एमएसपी का वादा करते थे? आज किसान के साथ खाद की ऐसी समस्या है। आज अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर ये सुनने में आया है कि वहां पर खाद के कट्टे लूटने के लिए बेचारे किसानों को मजबूर होना पड़ा। किस प्रकार से खाद का टोटा इस सरकार ने क्रिएट कर दिया। और जो सिरसा की बात करते हैं, ये आरोप है इनके ऊपर कि भी इन्होंने सिरसा का खाद भी इन्होंने दक्षिण हरियाणा की तरफ भिजवा दिया, तब भी इन्होंने ये नहीं किया कि हम केंद्र की सरकार से वहां के लिए स्पेशल कोटा कर ले। ये तो सिरसा के साथ भेदभाव करते हैं। एक भेदभाव और बताता हूं, बड़ौदा उपचुनाव था नवंबर 2020 में, लगभग 300 करोड़ की घोषणाएं की थी, लोगों के साथ इन्होंने विकास कार्य करने के वायदे किए थे। आज 10 महीने उपचुनाव बीच का अंतराल था, इन्होंने एक फूटी कोड़ी का भी वायदा नहीं किया। ये जनता के साथ सबसे बड़ा भेदभाव और विश्वासघात है। तीसरी बात आई कि इन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता भय के वातावरण में जीती है। क्या आप ऐलनाबाद के लोगों को डरपोक समझते हैं? ऐलनाबाद के लोग बहादुर लोग हैं, जिन्होंने जब आपके 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी की आपने रैली करवाकर आप ऐलनाबाद में हार के प्रधानमंत्री जी की नाक कटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो एकमात्र ऐसी सीट जहां भाजपा प्रधानमंत्री जी है, और इन्हें ऐलनाबाद के अंदर ऐलनाबाद के लोग बड़े ही बहादुर हैं। और सरकार की जिस प्रकार का जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जिस प्रकार का इन्होंने एक आडंबर बनाया हुआ है, उसको बड़ा साफ दृष्टि से चश्मा लगा के ऐलनाबाद के लोगों को साफ दिखाई देता है। ऐलनाबाद के लोगों ने चश्मा उतार के नहीं फेंका है, उनको चश्मे में स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, अगर इनके पास इस प्रकार के विकास कार्य होते तो आप 76 गांव में, केशव जी आप चले जाइए, आप गांव में जाओगे, गांव के लोग ही आपको बता देंगे कि इस इलाके के अंदर अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बनी है तो मैं आपको कहता हूं कि हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। 76 के 76 गांव के लोग एक ही आरोप करते हैं कि मैं आज भी चौटाला साहब के वो दिन याद है जब वो सरकार आपके द्वार पर सरकार गांव में खड़ी होती थी। और मौजूदा जो खट्टर साहब हैं, इन्होंने बताई 2017 में आए थे। आप 4-4, 5-5 साल में तो आप इलाके की सूद नहीं लेते, आप हल्के का विकास करने का वायदा करते हो। लोगों का आपके अंदर विश्वास कैसे होगा जब आपने उनके साथ भेदभाव किया हुआ है? वहां के लोगों को आप डरपोक कतई न समझे। उनको आज भी चौटाला साहब के द्वारा जिस प्रकार से 5 साल में सरकार आपके द्वार में हर गांव में जाकर विकास कार्य किया, आज भी लोगों की जहन में बोलते हैं और सिर चढ़ के बोलते हैं। और इसीलिए इलाहाबाद की जनता लगातार जिताती आई है। और अभय सिंह चौटाला जी फिर दोबारा चौथी बार जीतेंगे। संदीप जी, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको बीच में, लेकिन सवाल अब भी सवाल ही रहा है।
जो सवाल प्रवीण जी ने पूछा था कि 2001 और 2002 में कितना बाजरा खरीदा, आप मैं चाहूंगा एक बार उनका जवाब जो है वो बाउंस करने की जगह आप एक बार खुद ही दे दीजिए। दूसरा सर, एक सवाल मेरा भी है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री की नाक कटवाने का काम किया, उनकी रैली करवाकर चुनाव हरवाकर। अगर सर एक विधानसभा में चुनाव हारने से अगर किसी की नाक कट रही है तो सर इस हिसाब से आप तो जीरो पर आ गए। आपने किस किस की कटवाई? तो हम तो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं सर, नेताओं ने तो आपके ने भी रैली की थी ना सर, चौटाला साहब ने, लोगों ने तो आपको ने भी रैली की थी। क्या लोकदल वाले रैली नहीं करते हैं? देखिए 75 पार का नारा देने वाले लोग 40 के पार करेंगे, और जो लंका जलाने का वायदा करते थे उनकी लंका में झाड़ू मारते नजर आ रहे हैं। इस चीज को तो हम उस चीज पर नहीं ले सकते। जो लोग दूसरे के घर में झांक रहे हैं, अपना नहीं बता रहे। ठीक है, 2001 और 2002 में कितना बाजार खरीदा, एक बार ये बताइए, फिर मैं अजय जी के पास आता हूं। केशव जी, वही लोग आज बलात्कारियों के पैरों में नाक रगड़कर वोट मांगते। संदीप जी, आप मुद्दों पर वोट नहीं दे, आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और फिर कहेंगे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे 2000, 2001, 2002 के आंकड़े पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। बाजरे की खरीद को लेकर मैं केशव जी बाजरे की खरीद को लेकर ही कह रहा हूं। आप पूरे हरियाणा क्या पूरे उत्तर भारत में एक चीज किसी भी किसान से पूछ लीजिएगा, सेंटर की गवर्नमेंट ने जब बाजरा खरीद करने से मना कर दिया तो चौटाला साहब ने बाजरा खरीद सरकारी खर्चे से करके एक एक किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया था। ठीक है, ठीक है संदीप जी, ऐसा है संदीप जी, जब लिखने वाला उत्तर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो एमसीक्यू दे देते हैं। मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूं 2 ऑप्शन के साथ। सन 2000 में आपने बाजरा खरीदा, हां या ना? अरे केशव जी, मैं आपको कह रहा हूं चौटाला राज के अंदर बाजरे का एक एक दाना खरीदा गया था। ठीक है, आज भी लोग याद ठीक है। मैं प्रवीण, मैं जवाब लूंगा आप इस बात का। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण जी आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले गुलिया साहब के पास आ रहा हूं। गुलिया साहब, ठीक है संदीप भाई, गुलिया साहब। कि हम लोग नागरिक है, क्योंकि चौटाला साहब के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कुछ काम अच्छे किए। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम उनका अच्छा था, जैसे फसल की कार्यक्रम उनके अच्छे थे। क्योंकि और सरकार हमारे विरोधी दल की कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी तारीफ करने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का फिगर की बात कभी नहीं करेंगे। मैं इसे चीज पूछना चाहता हूँ, ये तो जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आई, उससे किसान को इतना लाभ हो सकता था। ये तो उस कमेटी की यूपीए की सरकार के अंदर में थी, कोई भी निर्णय ले सकते थे किसानों के हितों में। तो उस रिपोर्ट को दबा करके बैठ गए भाई, इस रिपोर्ट को लागू आपने क्यों नहीं किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन मुख्यमंत्रियों की कमेटी थे जिसको भी रिपोर्ट को लागू करना था, सिफारिश नहीं। आप लोगों ने किसान का इतना बड़ा नुकसान किया, इस बात का जवाब आपसे आज तक है कि ये जब लागू हो जाएगी तो इतना किसान को लाभ होता है। तो किसान से दो पैसे किसी ने डाका डाला, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाला भाई, आपकी केंद्र की यूपीए सरकार ने डाला भाई। आज आपको जो पीरियड की लगी आपके राज में आपको करनी थी, आपने दस्तखत करने से किसान का लाभ होना था, आपने वो चीजें करी थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तथ्यों पर विरोध करी ना सरकार, क्या जगह बच्चे ये बयान किया था वो। अजय जी, आपकी साउंड क्वालिटी जो है, आपकी साउंड क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है सर। मैं एक बार उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। तब तक मैं प्रवीण अत्रे जी के पास आ रहा हूं। यहाँ पे आईएनएलडी के प्रवक्ता कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जनता सुन रही है। वो ये कहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने बाजरा खरीदने से मना कर दिया तो चौटाला साहब ने खरीदा। और ये पूरे प्रदेश का किसान जानता है कि केंद्र सरकार धान और गेहूं 2 फसलें खरीदती है। मोटा अनाज प्रदेश सरकार अपने पैसे से खरीदती है, केंद्र नहीं खरीदती। दूसरी बात, इनसे जब बार बार एक सवाल पूछा तो बार बार ये कहते हैं कि दाना खरीदा, एक दाना खरीदा। मैं बताता हूं आपको, ना 2002 में एक दाना नहीं खरीदा, 2001 में नहीं खरीदा, 2002 में नहीं खरीदा। जब चुनाव नजदीक आ गए उस साल में जरूर खरीदा। ये मैं और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पे बार बार आईएनएलडी के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे कि आपके द्वार प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत काम किए। और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आपके द्वार प्रोग्राम में 23,000 स्पीड ब्रेकर बने हरियाणा में, केवल स्पीड ब्रेकर। लेकिन यहाँ पे बैठ के फकत झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार के अंदर तो 700 लोगों की शहादत होगी, 100 लोगों को सरकारी गोलियों से ढूंढ दिया गया। आपने तो सबसे ज्यादा दंगे प्रांत के अंदर करवा दिए। कि बार बार झूठ बोल के वोट लिया गया।
कभी चौधर के नाम पे वोट लिया गया, कभी मुख्यमंत्री बनेंगे इस नाम पे वोट लिया गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि इस्तीफा देके पछता रहे होंगे, दावे से कह रहा हूं, चुनाव की ये स्थिति है कि जल्दी आप आज वहां पे चुनाव देख लीजिएगा, क्योंकि ऐलनाबाद की जनता ने अपना मन बना लिया और वो समझ गई कि आपसे बार बार भावनात्मक रूप से आपको छला गया, विकास नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, कहते हैं हर सरकारी इमारत हमने बनाई, भाई चोपता में फिर बस स्टैंड क्यों नहीं बना दिया? बिना बस स्टैंड के क्यों था चोपता? और यहाँ पे गांव के अंदर जो मिनी सेक्टर जिसको कहते हैं ग्राम सचिवालय, वो क्यों नहीं बना लिए आपने? यहाँ पे अटल सेवा केंद्र हमने बनाए, आपने क्यों नहीं बना लिए? गग्गर के ऊपर पुल आपने क्यों नहीं बना दिया? अंडरपास आपने क्यों नहीं बना लिए? अरे जब आपने ऐलनाबाद के लिए किया कुछ नहीं, केवल नारा देके भावनात्मक रूप से बात करके वोट अवश्य लिए, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। ठीक है सर, लेकिन इस चुनाव में ये नहीं चलेगा। ठीक है आप देख लीजिएगा, मैं खालिद जी के पास आता हूँ। गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। ठीक है, मैं पहले खालिद जी के पास आ रहा हूं, संदीप भाई फिर मैं आपके पास आता हूं। खालिद जी, जमानत जब्त होगी। एक मिनट रुके। संदीप जी ने अभी बताया कि इस समय जो भाजपा की और जेजेपी की बात रखते हैं, हम सब लोग साथ काम करते थे। तो मेरी पहली बात इससे सिद्ध हो गई कि सभी वो लोग हैं जो एक साथ सत्ता के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो सर, और जो कभी आप जब ये बात बोल देते हो, अपने पाले में नहीं झांकते। कैसे झांक? कौन बताइए? पवन बेनीवाल मैं आपसे बात करता हूं। नहीं, मैंने बेनीवाल जी को पवन बेनीवाल का बड़ा क्लियर जवाब दिया। पवन बेनीवाल जी 7 साल भाजपा के साथ रहे ना, सुनिए ना, सुनिए तो सही। और वो चेयरमैन थे बोर्ड के, वो चेयरमैन थे बोर्ड के। आप रोकिए इनको। ठीक है, रुको भैया, रुको। ठीक है, चेयरमैन थे। ठीक है, चेयरमैन तो सही। अरे रुको, वो चेयरमैन थे बोर्ड के, और चेयरमैन से छोड़कर नहीं आए। 3 महीने पहले सर, 3 महीने पहले छोड़ के किसानों के साथ वो स्पष्ट कर देंगे। बीज विकास निगम के वो चेयरमैन थे, बीज विकास निगम के वो चेयरमैन थे। चेयरमैन 3 महीने पहले खत्म हो चुकी थी सर। ऐसे झूठ मत बोलिए, ऐसे झूठ मत बोलिए। मैं तारीख बता दूंगा आपको, अपनी बात रख लीजिए आप। मैं तारीख बता दूंगा आपको, आप बात रखिए। नहीं, एक मिनट। अब मुझे बताइए कि मैं आपको किस पार्टी का फेवर में मानूं आपकी बात को? ये झूठ नहीं है। वो सरकार का साथ छोड़ के किसानों के साथ आगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं तारीख बता दूंगा, तब तक अपनी बात आगे रखिए। किसानों के साथ आगे बैठते हैं तो इसको हल्के से क्यों लेते हैं? ठीक है। अब दूसरी बात यह आई कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में ये किया। लेकिन आप ये समझिए, पूरे 7 साल में ये सभी लोग एक तरफ हैं, हरियाणा के साथ क्या क्या हुआ? पूरे हरियाणा को आपने जाट आंदोलन के नाम पर जलाया, जाट आंदोलन के नाम पर जलाया। उसके बाद फिर राम रहीम का एक कांड हरियाणा के अंदर है, उसके नाम पर हरियाणा को जलाया। फिर आपने अगड़ा पिछड़ा के नाम पे हरियाणा को जलाया। अब पिछले 1 साल से हरियाणा में क्या हो रहा है? आपने कौन सा कोना हरियाणा का छोड़ दिया? सत्ता में बैठे लोग और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो बताएं, ये सब एक परिवार है, कि हरियाणा का कौन सा कोना बचा है? कौन सा कोना बचा है जहां पे किसानों के साथ आपने बर्बरता नहीं की है? क्या हरियाणा का दक्षिणी एरिया बचा है? क्या हरियाणा का उधर वाला एरिया बचा? मुझे बताइए, उस जिले का नाम बताइए जो बाजरा खरीद की आप बात करते हैं। बाजरा खरीद के लिए आपकी सरकार ने सरेंडर कर दिया कि हम बाजरा नहीं खरीदेंगे, 600 रुपए देंगे। ये 600 रुपए आपके बिल्कुल वैसे हैं केशव जी, इसको समझ लीजिए। 600 रुपए बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने कुछ दिन पहले ये कहा था। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं कि आपने बीपीएल परिवारों को कुछ तेल के बदले कुछ रुपए डालने की बात कही थी। आपको याद है? सरकार के प्रवक्ता बैठे, उनको याद है। अगर वो साबित कर दें, कल तक भी अगर मेरा जिला नूह होता है, नूह गुड़गांव में साबित कर दें कि बीपीएल सभी परिवारों को तेल दिया जा चुका है, तो उनके दावे सच हो जाएंगे सारे के सारे। मतलब आप दावे तो करते हैं, लेकिन आप सिर्फ वाहवाही लेने के लिए करते हैं, असल में धरातल पे आप कुछ नहीं करते। ये आपकी कमजोरी है। अन्यथा आपने चुनाव शुरू किया हरियाणा में, परवीन अत्रे जी आप समझिए, मैं अगर आपने कहा ना कैसे कैसे लोगों को बुलाते हैं, आपको बता देता हूं कि मेरी उम्र 50 साल है, उम्र का कंटेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और मैं एक जगह 50 साल से एक पड़ा हुआ व्यक्ति, एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति हूं, एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। मैं आपकी तरह स्वार्थ में खुदी नहीं मार रहा हूं, बंदर फुद्दी नहीं मार रहा हूं कि आज इस डाल पे, आज उस डाल पे, आज उस डाल पे। और आप तो आस्तीन के सांप से भी बढ़ के हो गए ना। आप आईएलडी के साथ रहे और आप आईएलडी के साथ रहे, आईएलडी की आज बात करते हैं। आपको सब कुछ बताए ना, आपको सब कुछ बताया ना उनके बारे में। तो आप तो उनके खिलाफ बोले। आपके पास सरकार की तरफ से आपके पास कोई मजबूत बात नहीं है रखने के लिए। सरकार की तरफ से मजबूत बात नहीं है। आप कहते हैं बाजरा खरीद किया, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये जो आप जो किसान नेता आपके लिए जो कहते हैं ना, प्रवक्ताओं के लिए किसान नेता जो कहते हैं ना, किसान नेता जो कहते हैं ना कि प्रवक्ता जो भाजपा के हैं सारे के सारे, ये मेरे बात नहीं है।
किसान नेता अमूमन कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता सारे के सारे भट्टे के मुंशी की तरह है। ठीक है, भट्टे के मुंशी की तरह है, भट्टे के मुंशी की तरह है, जो उनको बढ़ा के दे दिया जाता है वो आके कह देते हैं चैनल पे। वो ठीक है सर, बात नहीं करते। ठीक है सर, मैं सबके पास आऊंगा, मैं फाइनल कमेंट के सुनूंगा, लेकिन मैं खालिद भाई आपको बता दूं कि बीज विकास निगम के जो चेयरमैन थे 2016 से 2019 तक वो रहे थे। 2019 के बाद उनके पास कोई चेयरमैन ही नहीं थी और अब उन्होंने इसी साल भाजपा को छोड़ा है और आपकी पार्टी के साथ वो आ गए हैं। आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूं, क्यों छोड़ा है वो दूसरी बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन आपने बार बार जो ये प्रसारित कर रहे हैं कि चेयरमैन नहीं छोड़कर वो आए, उसका जवाब मैंने दिया। अब मैं फाइनल, अब आप बदल गए, कोई बात नहीं, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं। चौहान साहब शुरुआत में आपसे कर रहा हूं 40 सेकंड में। देखेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपना क्या जो आज पार्टी के अंदर बैठे हैं, कोई पहले उससे विरोधी था, कोई उसके साथ आ जाएगा, वो सबको सब देख रहे हैं। यही सब कुछ जो है मतदाता देखेगा, मतदाता कितना क्या है, मतदाता को जैसे कि सभी प्रवक्ता बोल रहे हैं सभी पार्टियों के, वो पहले वाला मतदाता नहीं रहा है, बहुत होशियार हो गया है। वही अपना होशियारी का परिचय जो है 30 तारीख में वो वोट कास्ट करके देगा। और कैसे कैसे क्या जो है लोग अपने हिसाब से जो प्रचार कर रहे हैं, अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसका तो सारा जवाब जो है अपना मतदाता, स्थानीय मुद्दों पर मतदाता, स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उसी पे ही है जो पंचायत के मुद्दे होते थे एक तरह से, वो मुद्दे उन मुद्दों पे ही चुनाव आ रहा है और उसी पे लड़ा जाएगा। अजय गुलिया जी। देखिए केशव जी, मैं तो पहले सबसे असभ्य कांग्रेस प्रवक्ता को ये बात बता दी, हमने कोई राजनीतिक दल नहीं बदला, हमने एक नया राजनीतिक दल बनाया। दूसरी बात यह है कि 50 साल से कह रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस पहले क्या थी, फिर दूसरी बदल गई थी, इंदिरा कांग्रेस बनी थी, ये कौन सी में से इनको बताना चाहिए। एक चीज और मैं बदलाव पूछ लेता हूँ, ये नवजोत सिंह ऊपर कोई टिप्पणी करके दिखाए ना, ये 2 करोड़ आदमी पर कोई टिप्पणी करके दिखाए ना, वो फुदू है, बंदर है, क्या है, उनसे बताने का काम करें। जो आज उनके यहाँ प्रदेश के सब मंचों पर बैठते हैं, वो क्या कहते हैं, उन पर एक टिप्पणी करके दिखाए। ठीक है सर, दूसरी बात रह गई, 10 सेकंड में पूरी करूंगा। ये तो स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट को दबा करके किसानों को लूटने वाले लोग हैं, जो किसानों का नाम लेते हैं। ठीक है सर। संदीप जी, फाइनल कमेंट। देखिए केशव जी, इलाहाबाद के लोग बहुत ही बहादुर लोग हैं। इलाहाबाद के लोगों के साथ जिस प्रकार की जातियां और जिस प्रकार से यहाँ बेरोजगारी, जिस नशे का, जिस प्रकार से यहाँ कारोबार और संरक्षण सत्ता का लोगों को प्राप्त हुआ, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा भारी रोष है। लोग यहाँ के महंगाई से भी त्रस्त है और ग्रामीण अंचल के लोग इन 3 कृषि काले कानून और सरकार की जो जातियां, चाहे भाजपा के लोगों द्वारा किसानों की पीठ के पीछे जीप से रोंदने का काम हो, चाहे 700 किसानों की शहीदी की बात हो, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी इस प्रकार के अपशब्द कहने की बात हो, आज वहां के लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। एक जनमत संग्रह देश को देंगे, पूरे हिंदुस्तान का किसान देखेगा कि कैसे लोग, आम जनता भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के प्रत्याशी को हराने का काम। सर खालिद जी, मैं तो आपसे आखिरी कमेंट्स के नाम पे एक अपील करना चाहूंगा हरियाणा से, इलाहाबाद के लोगों से, कि एक तरफ आपके लिए हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही तरीके से कमाए गए गलत पैसे से खड़े हुए लोग, एक तरफ आपके पास है जिन्होंने 10 साल इस प्रदेश को एक बेहतर शासन दिया, इस प्रदेश को नंबर 1 हरियाणा बनाया। तो आप उनके साथ आइए, मेरी अपील है हरियाणा से और इलाहाबाद के लोगों से, उनके साथ खड़े हुए, जो आपको मजबूत विपक्ष देंगे और भविष्य की सरकार देंगे। ठीक है सर, ये हम कांग्रेस। ठीक है सर। प्रवीण आत्रे जी, फाइनल कमेंट। देखिए केशव, ऐसा है, इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है, इलाहाबाद की जनता बहुत बहादुर है, इसीलिए ये बहादुर जनता भय के ऊपर विकास को तरजीह देगी। गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कान्हा जी को बहुत बड़े मार्जिन से विजयी बनाएगी, क्योंकि वो उन राजनीतिक दलों को जरूर सबक सिखाएगी कि जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, किसानों का शोषण किया, किसान अपनी फसल को लेके दर दर भटकता था लेकिन खरीदी नहीं जाती थी। आज वो सरकार है जो किसान की फसल का एक एक दाना खरीदता है। आज वो सरकार है जो भावांतर भरपाई योजना में 16 सब्जियां, फल उनको जिसने शामिल किया हुआ है। आज वो सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना,
इस तरह की किसानों के लिए योजना ठीक है लेके सर। आई है। ठीक है प्रवीण जी। वो सरकार है लगातार इलाके और प्रदेश का विकास कर रही है, जिसमें भाई भतीजावाद खत्म किया, क्षेत्रवाद खत्म किया। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक चौहान जी, प्रवीण जी, खालिद जी, संदीप जी, अजय गुलिया जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।